नमस्कार दोस्तों, मैं आरपीसी वाला नरपत सिंह। ठीक है, वापिस से एक नए चैप्टर और एक नई क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने जो 6 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे, किसके? राजस्थान अध्ययन के या हमारा राजस्थान के। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है 7वां चैप्टर। ठीक है, इस 7वें चैप्टर में से हमेशा, ठीक है, 1 या 2 प्रश्न आपके 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, धारणा 7वां चैप्टर है। ठीक है, जल संसाधन व उसका संरक्षण। ठीक है, इसमें से कम आपके 1 या 2 प्रश्न तो 100% आपकी सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो या रीट हो या पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, कैसे भी ही आपकी वैकेंसी हो, उसमें आपका 100%, ठीक है, 1% या 2% आपसे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं चैप्टर की तरफ। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई व उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। ठीक है, जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। अब जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं? जैसे तालाब है, नदियाँ हैं, ठीक है, जेड पंप है, ठीक है, बहुत सारे क्या है जल संसाधन के स्रोत हैं। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख जल स्रोतों में झीलों हैं, नदियाँ हैं और उन पर बने बांध हैं, नहरें हैं, तालाब हैं, कुएं हैं एवं नलकूप आदि हैं। ठीक, आइए हम इस अध्ययन से राजस्थान के जल संसाधनों व अपवा तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब देखो, जो ये वाली लाइन थी, कौन सी वाली लाइन? आपकी ये वाली लाइन। राजस्थान के प्रमुख जल स्रोतों में झीलों में, नदियों में, बांधों में, नहरों में, तालाबों में और कुओं में। अब देखो, यहाँ से आपका एक प्रश्न वो बनता कैसे है? ठीक है, आपसे पूछ ले, नदियों के द्वारा राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है? तो आपके गंगानगर। ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और प्लस आपका अनूपगढ़ के 3 जिलों में नहरों के द्वारा, ठीक है, नदियों के द्वारा या नहरों के द्वारा यहाँ पर सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। ये रहा आपका नहर। ठीक है, नहरों के द्वारा या नदियों के द्वारा सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है आपके श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में। ठीक है, तालाबों से पूछे, ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई कहाँ से, किस ज़िले में होती है? तो आपको ध्यान रखना है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा प्लस शाहपुरा में। ठीक है, तालाबों के द्वारा सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो आपके भीलवाड़ा और शाहपुरा ज़िले में होती हैं। ठीक है, उसके बाद में कुएं, नलकूप। ठीक है, कुएं और नलकूपों से सबसे ज़्यादा जो सिंचाई आपके होती है वो होती है आपके जयपुर, भरतपुर और अलवर में। ठीक है, धारणा जयपुर, भरतपुर और अलवर में कुएं एवं नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है, उसके बाद में पूछे झीलों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर की जाती है? झीलों के द्वारा। ठीक है, तालाबों के द्वारा कहाँ पर आपका भीलवाड़ा आता है, नहरों के द्वारा आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ आता है। ठीक है, कुएं नलकूप के द्वारा जयपुर, भरतपुर और अलवर जिला आता है। ठीक है, और झीलों के द्वारा, ठीक है, झीलों के द्वारा सबसे अधिक आपकी सिंचाई होती है उदयपुर में। ठीक है, आपसे पूछे कि झीलों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई राजस्थान के किस जिले में होती है? तो उदयपुर से, उदयपुर। ठीक है, झरने के द्वारा, ठीक है, झरने के द्वारा जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो कहाँ होती है? आपके बांसवाड़ा में।
ठीक है। झरना पूछ ले, ठीक है। झरने के द्वारा जो सिंचाई होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है आपके बांसवाड़ा में। अब झरना क्या है, अब देखो कोई नदी बह रही है, ठीक है, अचानक ही, ठीक है, कुछ 5 मीटर का या 10 मीटर का कोई खड्डा आ जाता है, ठीक है, और वो पानी यहाँ से आता आता और सीधा एक 5 मीटर से और सीधा पृथ्वी पर ऐसे चलता है, तो इसको बोलते हैं अपन झरना, ठीक है। एक समतल भाग से फिर एक नीचे की खाई की तरफ जो पानी गिरता है, यहाँ से और यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है, झरना कहलाता है, ठीक है। झरना कहाँ पर आपका देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर आपके चंबल नदी पर है, ठीक है, 18 मीटर ऊंचा है, ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना ये है कहाँ पर आपके चित्तौड़ में, ठीक है। अब झरने के द्वारा जो सिंचाई होती है, ठीक है, वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा ज़िले में होती है, ठीक है। ये तो देखो ये नॉर्मल से है, इनमें से आपका 1% 100% आपसे यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अपवाह तंत्र, ठीक है। अपवाह तंत्र में क्या आती है आपके नदियाँ आती है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं और बता दूँ, राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, ठीक है, वो 3 भागों में है, ठीक है। आपसे पूछे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। ध्यान रखना, राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है, बाकी सभी जगह 2 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है, जबकि राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। राजस्थान भारत का एकमात्र, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। पहला आपका है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है आपका अरब सागर, ठीक है, और तीसरा आपका आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है, जबकि आपका राजस्थान में जो सबसे अधिक जो अपवाह तंत्र है 60% के आसपास, वो कौन सा है, आंतरिक प्रवाह वाली नदियों का है, ठीक है। ये एक बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। यहाँ से भी एक पर्सन आपसे ये पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है, जो वो आपका राजस्थान है, ठीक है। आगे चलते हैं। धरातलीय बनावट और भूगर्भीय संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित जल अपवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली भी कहते हैं। 2 अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है, उसे जल विभाजन रेखा कहा जाता है। अब देखो राजस्थान की ऐसा कौन सी ऊंची भूमि है जो राजस्थान के अपवाह तंत्र को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक तो आपकी बंगाल की खाड़ी का, एक आपका अरब सागर का, ठीक है, और एक आपका आंतरिक प्रवाह वाली नदियों का। तो कौन सी आपकी अरावली पर्वतमाला, ठीक है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 3 अपवाह तंत्रों में बांटती है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला से कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ, कुछ नदियाँ अरब सागर की तरफ, और कुछ नदियाँ अंतः प्रवाह में ही लुप्त हो जाती है, अर्थात थोड़ी सी दूर चलते ही वहीं पे ये लुप्त हो जाती है, या किसी झील या किसी खाड़ी में जाकर यह लुप्त हो जाती है, ठीक है। ये राजस्थान का 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है, ठीक है। उसे जल विभाजन रेखा भी कहते हैं। आपसे पूछे कि राजस्थान में जल विभाजन
रेखा का कार्य कौन करता है? तो दारखना अरावली पर्वतमाला करता है। यहाँ से भी आपसे एक प्रश्न ये पूछ सकता है, ठीक है। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत, ठीक है। राजस्थान का अपवा तंत्र, ठीक है। राजस्थान के अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा है। ये मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। इसमें जो पहला है वो है आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब देखो बंगाल की खाड़ी ये आपका राजस्थान है, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, ठीक है। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र अर्थात जो नदियाँ पूर्व की तरफ, ठीक है, जो नदियाँ पूर्व की तरफ बहेगी, ठीक है, वो कहाँ जाएगी? आपके बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली कौन सी नदी? बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है और तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र भी कहा जाता है। अब देखो बनास नदी, ठीक है। अब देखो बनास नदी कहाँ से आती है? खमनोर की पहाड़ियाँ, ये रहा आपका राजसमंद, ठीक है। ध्यान रखना राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी, ठीक है, वहाँ से ये आती है और यहाँ पर कहाँ मिलती है? चंबल में, ठीक है। बनास नदी कहाँ मिलती है? चंबल में, ठीक है। चंबल की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो भी आपकी बनास नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको इसमें और बता दूं, राजस्थान की एकमात्र बनास नदी ऐसी है जो 4 त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। धारणा आपसे पूछे कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है, वो है आपकी बनास नदी है, ठीक है। 4 बनाती है, ठीक है। अब त्रिवेणी संगम का अर्थ क्या होता है? जब 3 नदियां आकर एक ही स्थान पर जा मिलती है उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान की बनास नदी जो कहाँ से आती है? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से आती है और चंबल में, ठीक है, सवाई माधोपुर में एक रामेश्वर एक धाम है, ठीक है, वहाँ आके ये चंबल में मिल जाती है, ठीक है। काली सिंध नदी ये कहाँ से आती है? ये आपके शायद एमपी से आती है, ठीक। काली सिंध नदी एमपी से आती है और झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद भी ये चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये भी क्या है? एक चंबल की सहायक नदी है। कौन सी? काली सिंध, ठीक है। और काली सिंध की विशेषता ये है कि राजस्थान का जो गागनौर का जो दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है, ठीक है। पार्वती नदी, ठीक है, ये आपके एमपी से आती है, ठीक है। सबसे पहले ये 12 ज़िले में, ठीक है, 12 ज़िले से वापस एमपी में, फिर वापस 12 ज़िले में होती हुई ये यहाँ पर रामेश्वर धाम से पहले ही कोटा के पास में ये चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। और ये आपकी चंबल नदी है और ऊपर से आती है आपकी यमुना नदी, ठीक है। ये यमुना नदी यहाँ पर इटावा के पास में, कहाँ पर? इटावा के पास में यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। और ये यमुना नदी ये आपके यूपी में, ठीक है, दारना यूपी में एक स्थान है प्रयागराज, वहाँ पर ये आपके गंगा में मिल जाती है। कौन सी? यमुना नदी। इस चक्कर को बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र कहा जाता है, ठीक है। अब राजस्थान की ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है, जैसे साबी नदी है, कोठारी है, ठीक है, आपके चाकण है, चाकण नदी है,
ठीक है, बहुत से है, बाणगंगा नदी है, ये सारी क्या है कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है। ठीक है, उसके बाद में है आपका अरब सागर का अपवा तंत्र। ठीक है, वह नदियाँ जो अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग से, ठीक है, अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली, जैसे माही है, लूणी है, साबरमती है, पश्चिमी बनास है, व इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवा तंत्र भी कहा जाता है। अब देखो, ये हो गया आपका अपवा तंत्र। ठीक है, ये अरब सागर का जो अपवा तंत्र है। अब देखो, जो बंगाल की खाड़ी का है ये पूर्वी भाग में जाएगा, और जबकि अरब सागर का जो अपवा तंत्र है वो पश्चिमी भाग में आपके जाएगा। अब देखो, माही नदी ये कहाँ से आती है? ये एमपी से मेह झील से आती है, और ये आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर से होती हुई और गुजरात में जाकर और कहाँ चली जाती है? अरब सागर में। ठीक है, उसके बाद में आपकी लूणी नदी। ठीक है, अब देखो, लूणी नदी है ये अरब सागर में नहीं जाती, ये केवल आपके कच्छ के रन तक ही जाती है। कच्छ के रन में क्या है? लूणी नदी लुप्त हो जाती है। साबरमती, ठीक है, सिरोही जिले से आती है, और गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण ये नदी है। ठीक है, कौन सी? साबरमती नदी। पश्चिमी बनास ये भी आपके अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट और बता देता हूँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपका देखो ये उदयपुर है। ठीक है, ये वाला आपका उदयपुर है। इस उदयपुर में एक ऊंचा सा पठार है जिसको बोलते हैं भोराट का पठार। ठीक है, क्या बोलते हैं? भोराट का पठार। राजस्थान का एकमात्र ये ऐसा पठार है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, भोराट का पठार एकमात्र राजस्थान का ऐसा पठार है जहाँ से, ठीक है, जहाँ से नदियों का उद्गम तो होता ही है। ठीक है, दो अपवा तंत्र में बढ़ता है। ठीक है, भोराट के पठार से नदियों का दो प्रकार का अपवा तंत्र यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, अब कौन कौन सा? भोराट के पठार से कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, और कुछ नदियाँ अरब सागर की तरफ भी जाती है। कौन से पठार से? आपके भोराट के पठार से। ठीक है, भोराट का पठार राजस्थान का एकमात्र ऐसा पठार है जहाँ से कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ और कुछ नदियाँ अरब सागर की तरफ जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है, राजस्थान का जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, ठीक है, 60% के आसपास में जो राजस्थान की नदियां हैं, ठीक है, वो कैसी है? आंतरिक अपवाह तंत्र प्रणाली में आती है। ऐसी नदी जो किसी समुंदर तक ना पहुंचकर स्थलीय भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कातली नदी, साबी नदी, रूपा रेल नदी, मेंढा नदी, ठीक है, आदि नदियां आंतरिक प्रवाह तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, घग्गर नदी राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है। ठीक है, कौन सी है? घग्गर नदी है, जो आपके हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़ होते हुए पंजाब, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? घग्गर वाली नदी। एक बार मैं आपको राजस्थान का मैप और बनाकर अच्छी तरह से ठीक है, ये वाली नदी, ठीक है, ये हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये
जाती है। कौन सी नदी है ये? घग्गर नदी, ठीक है। इसी घग्गर नदी पर आपका हनुमानगढ़, अनूपगढ़, सूरतगढ़ ये शहर बसे हुए हैं। और इसी घग्गर नदी के पास में आपकी कालीबंगा जो सभ्यता है, ठीक है, वो भी आपके घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। राजस्थान की अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी कौन सी नदी है? घग्गर नदी है, ये ध्यान रखा, ठीक है। बाणगंगा नदी ये आपके बेराट की पहाड़ियों से आती है, ठीक है। बेराट की पहाड़ियाँ वर्तमान में आपके कौन से ज़िले में है? तो कोटपुतली भैरोड ज़िले में है, ठीक है। पहले ये आपके जयपुर ज़िले में थी, ठीक है। बेराट की पहाड़ी पहले कहाँ आती थी? आपके जयपुर ज़िले में आती थी, परंतु वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में ये आपके कोटपुतली और भैरोड ज़िले में आएगी, ठीक है। अब बाणगंगा नदी, ठीक है, बाणगंगा नदी भी ये भी क्या है? आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, ठीक है। प्राचीन काल में बाणगंगा जो नदी थी, ठीक है, वो एक बंगाल की, इसका जो जल था वो बंगाल की खाड़ी में जाता था, ठीक है। परंतु वर्तमान में क्या है? इसका जल बंगाल की खाड़ी में ना पहुँच करे और कुछ ही दूर तक में जाके लुप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखो बाणगंगा है ये बेराट की पहाड़ियों से आती हुई, ठीक है, कोटपुतली, भैरोड, जयपुर, दौसा, भरतपुर का, ठीक है, भरतपुर का वन बेराठा जो अभ्यारण्य है वहाँ पर बाणगंगा नदी का पानी आके लुप्त हो जाता है, ठीक है। और बाणगंगा नदी पे ही, बाणगंगा नदी को ही राजस्थान की अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कातली नदी ये कहाँ से बहती है? आपके ये आपके नीम का थाना, ठीक है, नीम का थाना खंडेला, वो क्या बोलते हैं, नीम का थाने के पास में है, ठीक है। और ये कातली नदी के नाम से जानी जाती है। और गणेश्वर जो सभ्यता है वो कातली नदी के पास में ही है, ठीक है। पहले कातली नदी कहाँ से बहती थी? आपके सीकर ज़िले से, ठीक है। सीकर ज़िले से नीम का थाना अलग होने के बाद में अब कातली नदी का जो उद्गम है, ठीक है, वो राजस्थान का नीम का थाना जिलाएगा, ठीक है। अब ये आपके नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाके क्या है? ये लुप्त हो जाती है, ठीक है। ये राजस्थान की 3 जिलों में बहती है। एक तो आपका नीम का थाना, सीकर और झुंझुनू, ठीक है, ठीक है। और इसका जो कातली नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो आपके है खंडेला की पहाड़ी, ठीक है। खंडेला की पहाड़ी अब वर्तमान में कहाँ पर? आपके नीम का थाने में, ठीक है। आगे चलते साबी नदी, ये भी आपके जयपुर से बहती है, ठीक है। रोपा रेल, ठीक है, रोपा रेल जो नदी है ये भी क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदी है, ठीक है। ये कहाँ से बहती है? आपके अलवर ज़िले से। मेडा नदी ये भी आती है आपके जयपुर से और जो कहाँ जाती है? सांबर झील में, ठीक है। ध्यान रखना मेडा नदी सांबर झील में जाती है, ठीक है। सांबर झील में लवणता की सबसे अधिक जो मात्रा कौन सी नदी लेके आती है? ये भी आपके मेंढा नदी लेके आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपसे पूछ ले कि सांबर झील में किस नदी के द्वारा सबसे, भाई ऐसे कोई आपसे इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे सांबर झील में लवणता की मात्रा किस नदी के द्वारा सबसे ज़्यादा लाई जाती है? तो मेंढा नदी के द्वारा, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आदि नदियाँ आंतरिक प्रवाह का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको राजस्थान की 3 प्रणाली मैंने आपको समझा दी गई है, ठीक है। इसमें जो जो प्रश्न बनते हैं वो भी मैं हाथ की हाथ आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि
ये प्रश्न पूछ नहीं सकता, कुछ नहीं बोलता। देखो आने वाले टाइम, ठीक है, आपके रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, ठीक है, रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, ठीक है, और आपके क्या है, पटवारी है, ग्राम सेवक है आदि। इन चीज़ों में ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, ठीक है, जिसमें हम चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो आज हमारा जो चैप्टर है, एक साथ हम पूरे चैप्टर को करवाएंगे नहीं, ठीक है, दो दो क्लासों में हम एक चैप्टर को 2 क्लासों में हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आपको भी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो सके, ठीक है। ज़्यादा मैंने एक ही दिन में पूरा चैप्टर करवा दिया तो आपको भी ये याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब तक देखो ये जो मैंने यहाँ से शुरू से, ठीक है, जो भी मैंने ये प्रश्न बनाए हैं, इनमें से 100% आपसे एक न एक या दो या तीन प्रश्न आपसे 100% पूछ सकता है, ठीक है। कल की हमारी जो क्लास रहेगी वो राजस्थान की प्रमुख नदियाँ रहेगी, ठीक है, उसमें हम चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।